हाँ बेटा, आवाज आ रही है बेटा? तुम गुड इवनिंग, आवाज आ रही है? चलो चलो, अब एकदम बंद कर दो यार ये गुरु, ये साउंड बंद कर दो यार, साउंड बंद कर दो एकदम यार। ध्यान चला जाता है भाई, आवाज नहीं जानी चाहिए चंदन भाई कहीं भी। क्लास हो रही है अब। ये नहीं कि तुम चला दो इसमें अपना गाना। कौन गाना इसमें बजता है? गाना क्या है? वो तुमने एक नई रिंगटोन बना रखी है ना, क्या नाम है उसका? यहाँ से जाते हो गेट बंद मत करना, मैं उठूंगा बंद कर दूंगा यार। आवाज एकदम बंद कर यार गुरु, मन नहीं लगता हमारा। हाँ चल रहा है क्या? चल रहा है, एकदम खत्म ही कर दो वाला आवाज। हाँ जी, आवाज आ रही है क्या? ठीक है, चलो फिर चलते हैं हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे जो आज बचे हुए हैं लेंस के अंदर। तो लेंस के अंदर एक नया क्वेश्चन बचा हुआ है, दैट इज लाइक एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग ग्राफ देते हैं, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है वो, लेंस डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला। लेंस डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर प्रैक्टिकल पर्पज। अपन ने सुना था एक न्यूटन्स फॉर्मूला सुना था मिरर में। मिरर में एक न्यूटन्स फॉर्मूला सुना था जो फोकल लेंथ निकालता था अंडर रूट ऑफ x1 x2। लेकिन x1 x2 ये ऑब्जेक्ट और इमेज का सेपरेशन है फ्रॉम द फोकल लेंथ, ऐसा कुछ याद भी आ रहा होगा। उसी तरीके से यहाँ पर आज जो बात करेंगे, तुमको भी ऑडियो कंट्रोल बहुत चाहिए होता है बे। बोलो। यस सर। है क्या कह रहे हो? सुने हैं सर न्यूटन ला। आवाज नहीं आ रही यार, बोलो जोर से बोलो। आवाज नहीं आ रहा है सर। अब आ रहा है, बोलो। कुछ नहीं सर, पढ़ाई। अरे बाप रे बाप, हमें एकदम कमांडर हो गए हो, कमांड दोगे तुम हमें। चलो कुछ बात हो तो बोलना, काय के लिए ऑडियो कमांड मांगते हो बे? क्या हो गया? लिखने में अच्छा नहीं लगता है सर। अच्छा समझ गए, हाँ हाँ सही बात है। ठीक है भाई। लेंथ डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला ऐसे ही होता है जैसे कि मतलब न्यूटन्स फॉर्मूला था फोकल लेंथ को डिफाइन करने के लिए। किसी भी कनकेव मिरर की फोकल लेंथ डिफाइन की जा सकती है न्यूटन्स फॉर्मूले से। अगर आप जो ऑब्जेक्ट और इमेज का सेपरेशन दिया हुआ है फोकल लेंथ से, तो x1 x2 इनको रेस्पेक्टिवली मानते हैं और फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ x1 x2। सिमिलरली आज ये जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं लेंथ डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला, ये भी न्यूटन का ही फॉर्मूला है, न्यूटन ने नहीं बनाया। और फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए ही होता है। तो लिखेंगे दिस इज टू फाइंड focal length of convex lens। ये सिर्फ एक ही लेंस में काम आ सकता है, कन्वेक्स में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और ये लेंस ले रहे हैं, मान लो कि लेंस की फोकल लेंथ नहीं पता है, तो यहाँ पे लिखा है दिस इज टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। ये अंडरलाइन करके भी रखना है।
कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हम लेंस मेकर फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर म्यू रिलेटिव दिया हो, R1 R2 दिया हो, तो लेंस मेकर फॉर्मूले से हम लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली पर्पज है और लैब में जाके अगर मास्टर कह रहा है कि हमें फोकल लेंथ निकाल के दो इस पीस की, तो देखो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, इस कहानी को कहाँ से शुरू किया जाता है। तो इस कहानी को शुरू ऐसे किया जाता है कि वैन 12th के प्रैक्टिकल जब चल रहे होते हैं ना, 12th के प्रैक्टिकल जब चल रहे होते हैं, तो वो हमको एक पर्ची देता है, मास्टर हमें एक पर्ची देता है, और पर्ची देने के बाद उस पर्ची को कहता है खोल के देख लेना और अपना देख लेना क्या है। मान लो कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं जो फिजिक्स की लैब में आए हैं, उनके 12th का वो चल रहा है, प्रैक्टिकल चल रहा है। 50 ने अपनी अपनी पर्ची खोली, कुछ चीटर्स होते हैं, तो वो अपनी पर्ची खोलते ही कहते हैं अरे यार इन पर्ची का क्या करना है, इनका कुछ पता तो है नहीं, तो वो पर्ची फाड़ के फेंक देते हैं, कहते रहने दो, ये तो ऐसे ही दे दी मास्टर ने। कुछ अच्छे बंदे होते हैं, बहुत अच्छे बंदे होते हैं, वो कहते हैं मास्टर ने दिए तो कोई तो इसका वो होगा यार। तो पर्ची के साथ साथ तुमको उसमें एक लेंस पीस भी देता है और कहता है कि अननोन लेंस पीस की फोकल लेंथ निकाल के लेके आओ और ग्राफ वगैरह जो प्लॉट करना है करो। तो बच्चा बड़ा खुश रहता है कि हाँ ठीक है, ग्राफ तो मैं प्लॉट कर लूंगा क्योंकि मैंने मिरर में भी सीखे थे, ग्राफ प्लॉट करना ऐसे ऐसे सर बताते थे, तो ग्राफ तो मेरे से प्लॉट हो जाएंगे, मैं फोकल लेंथ बता दूंगा। तो ढंग का बंदा तो पर्ची भी रखता है, लेंस भी रखता है, और गंदा बच्चा पर्ची फेंक देता है और कहता है अरे लेंस लेंस से काम चलाएंगे। उस पर्ची में ऐसा कुछ लिखा रहता है कि बेटा कम से कम कैपिटल डी को ग्रेटर देन इक्वल टू लेना 60 सेंटीमीटर। अब बंदा अपना 30 मार्क का बनता है, वो कहता है नहीं 60 तो नहीं लूंगा, मैं तो इसको 40 पे निकाल लूंगा, 40 पे कम दूरी मिलेगी, आसानी से मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ और फिर आसानी से आंसर निकाल लूंगा। ये सब गलत है। 60 सेंटीमीटर अगर मास्टर ने पर्ची दी है तो कम से कम ये ध्यान रखो कि हमें 60 सेंटीमीटर तो एटलीस्ट लेना है या फिर इससे ज्यादा लेना है। अगर इसका मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा तो मास्टर का मतलब अभी समझना, धीरे धीरे पूरी कहानी में समझ में आएगा। तो एक कहानी तो ये है जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। अब देखो इसके बाद वाली कहानी। मान लो कि भाई मास्टर की बात तुमने मान ली, कैपिटल डी की बात बोली, तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है। सबको पता होता है कि एक कन्वेक्स लेंस के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, इस ऑब्जेक्ट को मैं रियल और इरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलूंगा, सीधा है। तो इसकी जो इमेज मिलेगी ना वो भी मुझे रियल मिलेगी, चाहे मैं कहीं भी रख लूं, रियल मिलेगी, फोकस के बाहर होना चाहिए, रियल मिलेगी, और साथ ही साथ इन्वर्टेड मिलेगी, इन्वर्टेड। मैंने कहा हाँ भाई मिलेगी। एक बात बताओ, जैसे इस केस को हम पढ़ सकते हैं वैसे यहां भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी इमेज कहीं ना कहीं इसे स्क्रीन पे आ रही होगी। ये स्क्रीन है, एक पर्दा है, एक स्क्रीन पे इसकी इमेज आ रही होगी, इस इमेज को मैं I1 कह सकता हूं। एक समय क्या करूंगा, इस पोजीशन ए से इस लेंस को मैं बी पोजीशन की ओर ले जाऊंगा, और बी पोजीशन की तरफ ले जाते समय इसको बी पोजीशन पर रखूंगा, तो फिर एक और बार मुझे इस पे इमेज मिलेगी। तो मैंने इस लेंस को ए से बी पोजीशन जाते समय डिस्प्लेस किया, अगर डिस्प्लेस किया तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस डी होती है, और यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस एक्सपेरिमेंट में कैपिटल डी बोली जाती है। इसलिए इस मेथड का नाम पड़ गया लेंस डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला, क्योंकि इसमें लेंस को क्या किया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है ए पोजीशन से बी पोजीशन के लिए। कोई बात। सो लेट अस कंसीडर कि वी आर गिवन विथ कैपिटल डी इक्वल टू separation between object and screen, small d is equal to separation between two displaced position.
और ओ तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, स्क्रीन है ही। अगर हम बात करें कैपिटल डी, तो कैपिटल डी तो फिक्स रहती है, ये तो एक्सपेरिमेंट में फिक्स्ड रहती है। गिवन इतना दिया तो निकालना क्या है, तो हमारे पास टू फाइंड आउट करने का काम है, टू फाइंड फोकल लेंथ। हमें अननोन लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। अब बात आती है कि यहाँ कनकेव क्यों नहीं आया। कनकेव में भाई रियल इमेज आ ही नहीं रही है, उसमें जो इमेज आ रही है वो तो वर्चुअल आ रही है, और वर्चुअल इमेज आएगी तो हम उससे स्क्रीन पे लाना नामुमकिन समझ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे आ ही नहीं पाएगी, तो हम सिर्फ इस मेथड का यूज कहाँ कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस पे। इतनी बात क्लियर है, इतना नोट डाउन कर लेंगे। लिख लिया इतना? चलो ठीक है। अब जैसे ए पोजीशन की बात करें, तो अगर ए पोजीशन पे है और यहाँ पर इमेज फाइंड आउट होके मिल रही है हमको, तो हम इस इमेज को बोलेंगे यहाँ पर, दिस इज लाइक इमेज की मैंने हाइट यहाँ पे मान ली पहले वाले केस में आई ए, तो ए पोजीशन में ऑब्जेक्ट की हाइट एच ओ है और इसकी हाइट मुझे मिल गई एच ए, हाइट एच ए पोजीशन में इमेज की हाइट आ गई, इमेज बन गई ये वाली इमेज। लड़का कह रहा है ये डिस्टेंस होगी ना सर, ये डिस्टेंस है x1, तो मैं कहूंगा हाँ तो ठीक है ना, ये डिस्टेंस मुझे मिलेगी d माइनस x1, तो ये मुझे v इक्वल टू d माइनस x1 मिलेगी, और u इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगी x1। मैं यहाँ पे लेंस फॉर्मूले से ऐसा लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन v यानी d माइनस x1 माइनस 1 अपॉन माइनस x1 इज इक्वल टू 1 बाई f, ये अननोन है, इक्वेशन नंबर 1। सोच के देखो, कोई नई पोजीशन आती, मैं इस नई पोजीशन को फिर से बना रहा हूं, ये स्क्रीन हो गई, एक नई पोजीशन यहाँ पे आ गई b, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से यहां तक की ये डिस्टेंस मैंने x2 मान ली, तो ये मुझे मिल जाएगी d माइनस x2। कोई भी इमेज जो यहाँ फॉर्म हो रही होगी आई बी केस में, इसकी हाइट मान ली मैंने एच बी। ध्यान से देखो, अब भी अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन डी माइनस x2 और प्लस हो जाएगा 1 अपॉन x2, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1 बाई एफ, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1। मैं ऐसा बोलूं फ्रॉम 1 और 2 से क्या मिल रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2 से मुझे क्या मिल रहा है, राइट हैंड साइड, अरे वो सही नहीं है ना यार, वो उसमें मुझे आंसर ना गड़बड़ लग रहा है कुछ। देखो अगर तो फुली कॉन्फिडेंस हो तो दे दो, माइनस वन कह रहे थे कि हम पूरा देख रखा हूं। हाँ तो दे दो, फिर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप देख लीजिएगा।
मैं देखता, लेकिन अब टाइम नहीं है यार। वो 1 बजे से 2 बजे मिल जाए, 2 से 3 मिल जाता, अब 4 बज गए तो क्लास है। 10 मिनट से देख क्या तो भेज दो, खत्म करो। देख लियो, अभिजीत ने देखा है? हाँ हैं पक्का ना? हाँ। हर डीपीपी हाँ देखिए ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी सारे डीपीपी नहीं देखी है। एक बार देख लो, जो नहीं देखी हो, जो ओल्ड आंसर उनसे मिला लो। ओल्ड की तो कैसे मिला लेंगे? ओल्ड से नहीं मिलाओ मत, लेकिन ऐसा कर लो कि जैसे जो इनने लगाए हैं वो कंफर्म मिल रहे हैं। इसके आना है तो मैं बोलता हूं, ठीक है? नहीं, इसके आंसर नहीं पीछे ना, मैं आंसर भी लगा रहा हूं। हम पूरी खाने की तैयार हो गए। हां, सब कुछ भी करेंगे नहीं तो सवाल है ये क्या है कि सर ये है कि पता नहीं सही से नहीं हुआ है, लेकिन कोई फॉल्ट है वो फ्रॉम 1 एंड 2 देखना है। तो ये राइट हैंड साइड का पोर्शन है 1/f है, ये भी राइट हैंड का पोर्शन है 1/f है। अब एक बात मानो, ये फर्स्ट पोर्शन है, या तो ये इसके इक्वल होगा और या फिर ये इसके इक्वल होगा। यही हो सकता है, और क्या हो सकता है जब राइट हैंड साइड इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम हियर टू सॉल्व इक्वेशंस 1 एंड 2, या तो 1/d माइनस x2 इज इक्वल टू 1/d माइनस x1 होगा, और ऐसा हो सकता है 1 माइनस d माइनस x1 इज इक्वल टू 1/x2 होगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखो, यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा x1 इक्वल टू x2, कोई खास आंसर नहीं है। और यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा d इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ये है, इतना ही है बस। ये बात क्लियर है? यस सर। बीटी को क्या होता है? अब देखो, अगर मैं इस वाले पोर्शन को इसके इक्वल करता, इसके, तो भी वही आता। 1/x1 इज इक्वल टू करता 1/d माइनस x2, तब भी वही आता, यही वाला रूट। और अगर इसको इसके इक्वल करूंगा तब भी आएगा x1 इक्वल टू x2। मतलब कोई फायदा नहीं है, यही एक वैल्यू आ सकती है जो हमारे काम की है, ये वाली। अब सोच के देखो कि जब इसे डिस्प्लेस करके हमने यहां लगाया है बी वाले पोजीशन पे, तो ये यहां से यहां तक x1 है, यहां से यहां तक x2 है। तो स्मॉल डी की वैल्यू मुझे मिल गई x2 माइनस x1, मिल गई कि नहीं? तो मुझे 2 डी की वैल्यू मिल गई, एक आ गई x1 प्लस x2 और एक आ गई x2 माइनस x। ये 2 डी की वैल्यू मिल गई। ये क्लियर होना चाहिए मेरे उसमें, जहन में इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। सर जब x1 इक्वल टू x2 है तो स्मॉल d इक्वल टू 0 हो जाएगा। और क्या यार, स्मॉल डी, इसका मैंने डिस्प्लेस ही नहीं किया है, फायदा क्या है? यस सर। चला जाए। यस सर। अब ये दोनों जो वैल्यूज आ गई ना, ये दोनों वैल्यूज क्या होती है, यहाँ पे एक स्केल लगी होती है हर टेबल पे। जब उस पे स्केल लगी होती है तो इसे स्मॉल डी की वैल्यू और कैपिटल डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन हमारे सामने दिख रही है आंखों से टेबल पे, और टेबल पे यहाँ पे स्केल लगी हुई है। तो स्केल लगने से ये कैपिटल डी भी फाइंड आउट हो जाता है और स्मॉल डी भी फाइंड आउट हो जाता है। तो इनमें कोई तकलीफ नहीं है। अब हमें निकालना क्या है, तो फोकल लेंथ निकालनी है। बिफोर दैट हमें कुछ लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे इन दिस लेंथ डिस्प्लेसमेंट मेथड, in this length displacement method we displace the lens in between object and screen in between object and screen such that सर 20 एक बार रिपीट कर दीजिए। we displace the lens between object and screen such that
such that we found the real image at screen. अंडरलाइन कर लो, रियल इमेज एट स्क्रीन। ये बहुत जरूरी है कि जब तक उस लेंस को दाएं बाएं शिफ्ट करते रहो तब तक कि हमें रियल इमेज न मिल जाए स्क्रीन पे। एक चमकती हुई लाइट दिखाई देगी स्क्रीन के ऊपर, लिख लिया इतना? यस सर। लिखेंगे सक्सेसिवली इफ वी डू दिस, successively if we do this, maximally we can get two such positions, for that there will be real image। ऐसी तुम्हें दो ही पोजीशन मिलेगी बस मैक्सिममली, एक मिलेगी या दो मिलेगी जब तुम सिर्फ क्या पा सकते हो, रियल इमेज। तो बार बार अंडरलाइन कर लेना। अगर रियल इमेज नहीं मिली कोई फायदा नहीं है लेंस डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला लगाने का। लेंस डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला फोकल लेंथ को डिफाइन करने के लिए दिया जाता है। हो गया सर। हो गया? अब चाहे तो इस फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिख लो, 1/x1 + 1/x2 = 1/f। बात एक ही है, चाहे फर्स्ट से ले आओ या सेकंड से ले आओ यही आएगा। अब देखो इन डी से हम x1 x2 निकाल सकते हैं। x1 जो आएगा और x2 जो आएगा तो हम इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो x1 से x1 सिमट जाएगी और x2 x2 2x2 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा d + स्मॉल d डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ आ जाएगा d - d डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से x1 x2 यहाँ रखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 2/d - d और प्लस यहाँ मिल जाएगा 2/d + d = आ जाएगा 1/f। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ मिल जाएगा d² - d², यहाँ पे आ जाएगा 2d + 2 स्मॉल d + 2 कैपिटल D - 2 स्मॉल d = 1/f। ये इससे सिमट जाएगा और ये हो जाएगा 4d डिवाइडेड बाई d² - d² = 1/f। ये हमें फाइंड आउट करना था फोकल लेंथ। तो अगर हम ध्यान दें कि हमारा एम क्या था, तो अपना एम यही था, फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना। तो फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना अगर हमारा एम है तो f = आ जाएगा d² - d² डिवाइडेड बाई 4d। ये आ जाएगी फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला टू बी रिमेंबर्ड, ये फॉर्मूला जिसको हमें याद रखना है। इस फॉर्मूले से निकलता है फोकल लेंथ। अब इसके नोट पॉइंट ऐसे आएंगे जो टीचर ने पर्ची दी वो काहे दी, ये बात समझ में अभी तक नहीं आ पाई। देखते हैं भाई।
सबको पता है f इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू वाई 4d हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा लाइक डी स्क्वायर माइनस 4df इज इक्वल टू स्मॉल डी, ये अंडर रूट इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये d की वैल्यू हमेशा रियल आनी चाहिए, मतलब कम से कम d की वैल्यू 0 हो जाए, 0 से ज्यादा होनी चाहिए, इतनी तो होनी चाहिए। और ये तभी आ सकती है जब इसकी वैल्यू कैसी हो, रियल रूट दे। रियल रूट दे मतलब डी स्क्वायर माइनस 4df इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। रियल रूट आएगा तभी रियल वैल्यू आएगी। और इस वैल्यू को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आ जाएगा d माइनस 4f ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक d तो 0 के इक्वल आ गई, दूसरी d आ गई 4f के इक्वल। मतलब एटलीस्ट मेरा ऑब्जेक्ट और स्क्रीन इन दोनों के बिटवीन का ये जो होना चाहिए ना, वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 4f के इक्वल होना चाहिए। जो मास्टर ने लिख के दिया था ना, कैपिटल D इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, कम से कम लेना बेटा। इस मास्टर को ये पता था कि जो हाथ में मैं इसको लेंस दे रहा हूँ वो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ रखता है, 15 इंटू 4 करोगे 60 आएगा। अगर बंदे ने अपना दिमाग लगा के 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले ली ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बिटवीन, तो बंदा पूरे जन्म में कभी भी इसकी फोकल लेंथ नहीं निकाल सकता, उसे रूट मिलेंगे ही नहीं। ऐसी कोई पोजीशन नहीं मिलेगी सवेरे से शाम तक जहां स्क्रीन पे हम रियल इमेज गेट कर सकें। इसलिए उस मास्टर को पगला मास्टर मत समझना, उसने जो लिख के दिया है वो यही दिया है कि रियल रूट्स लाने के लिए जब रियल इमेज बने तो हमें क्या कंडीशन चाहिए। तो कंडीशन चाहिए एटलीस्ट इसके बीच की सेपरेशन कितनी होनी चाहिए, 4f के इक्वल 4 टाइम ऑफ द फोकल लेंथ होनी चाहिए। और फोकल लेंथ तो तुम्हें पता भी नहीं है, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए। तो लिख लेना इसे, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, एटलीस्ट। अगर तुमने d इक्वल टू एग्जैक्टली 4f के इक्वल लिया है तो तुम्हें एक ही रियल पोजीशन दिखाई देगी, वन रियल पोजीशन। अगर तुमने d की वैल्यू 4f से ज्यादा ली है तभी तुम क्या ले सकते हो, 2 रियल पोजीशन ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है सर। हाँ तो ये लिख लो आ रही है तो, क्योंकि कल भूल जाओगे फिर। तो सर d इक्वल टू 0 उसका कोई यूज नहीं है। कौन d इक्वल टू 0? वो आया है। ये वाला d, स्मॉल d की कैपिटल, ये तो बता यार। मतलब d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 4f 2 आया है ना। d इक्वल टू 4f 2 आया है, ये d0, ये d0 यस इसकी सर। बात कर रहा है। अरे यार एक बात सोच, अगर उसका रियल रूट ये आ गया d इक्वल टू 0, ऑब्जेक्ट को स्क्रीन से चिपका देगा तो खाक लेंस बीच में रखेंगे, यानी तो नॉनसेंस वाला है ना, इसका तो नो यूज है ना। अब टाइम इक्वल टू प्लस माइनस 2 आता है, तो इसका मतलब -2 सेकंड लिख दें क्या टाइम, नहीं ना। यस सर। हो गया सर। चले आगे। यस सर। अब जैसे नोट नंबर 2 पे अगर तुम देखो ना, ध्यान से देखो तो ध्यान से तुम्हें ये मिलेगा, यहाँ से आईआईटी का कम से कम 3 बार क्वेश्चन आया है, 3 बार। और ये रिसेंट 5 ईयर के अंदर बता रहे हैं 3 बार क्वेश्चन मिला। क्या मिला है क्वेश्चन? अब मेडिकल में एक ही बार मात्र क्वेश्चन आया हुआ है। देखो ध्यान से अगर देखोगे तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस x1 ली थी बच्चे ने, और यहां से यहां तक x2 लिया था, और इसको बोला था d इक्वल टू x2 माइनस x1। और यहां से यहां तक बच्चे ने कैपिटल D बोला था, एटलीस्ट वो कितने से इक्वल होना चाहिए, 4f से। ये मास्टर ने बोला था, मास्टर बोल रखा है। अब अपन ने कहा कि मैं निकालना क्या चाहता हूँ। भाई निकालना तो ये चाहता है इस समय पे कि मान के चल तेरे पास एक इमेज यहाँ पे मिल गई, मैंने मान ले एक इमेज यहाँ पे बना ली। इमेज हमेशा छोटी बनती है, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर इतना है ना तो ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी बनेगी। अब ये पहले वाले केस में इमेज की हाइट HA मान ली, और दूसरे वाले केस में मैंने मान लिया कि एक और इमेज बन रही है और इस इमेज को मैंने मान लिया HB बन रही है। अब ध्यान से देखो,
मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है लेंस के लिए? मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, जल्दी बोलो। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, बोलोगे? मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर क्या होता है? अरे बोलो यार। माइनस बी वाई यू मिरर के लिए, और लेंस के लिए बी वाई यू। सही बात है। अब बी वाई यू मतलब पॉजिटिव, इसके बाद हम साइन लगाएंगे अगर जरूरत होगी कहीं तो। इतनी बात क्लियर है? तो हमने देखा फॉर पोजीशन ए, मैं लिख देता हूं मैग्निफिकेशन वी वाई ए होता है फॉर्मूला, वी वाई यू होता है अगर नहीं आ रहा हो। फॉर पोजीशन ए देखोगे तो आ जाएगा एच ए, सॉरी यार, एच ए पहली वाली हाइट डिवाइडेड बाई ये हाइट तो फिक्स है ना, तो ये तो एच ओ है, इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी वाई यू, ओ सॉरी वी वाई यू। और v की वैल्यू कितनी आएगी, तो v की वैल्यू आ जाएगी यहां से d माइनस x1 पॉजिटिव का, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस x1, यही आएगी। बोलो। यस सर। तो अगर ये x1 है तो यहां से यहां तक की ये जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही होगी d माइनस x1। मुझे पता है इधर जाओगे तो पॉजिटिव साइन लोगे, इधर आओगे तो नेगेटिव साइन लोगे, तो मैं इतना दिमाग नहीं लगा रहा हूं बच्चे के लिए। माइनस x1 और d माइनस x1 इस तरीके से आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। मान लो कि मैंने कह दिया पोजीशन बी के लिए क्या होगा, तो पोजीशन बी में क्या होगा, तो हाइट मिलेगी एच बी अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वही होगा, और यहां हो जाएगा डी माइनस एक्स टू, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा माइनस एक्स टू, यही आ जाएगा। बोलो बोलो बोलो। इस इक्वेशन को थर्ड और इस इक्वेशन को फोर्थ समझ लिया, और थर्ड फोर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक भाई। तो मल्टीप्लाई थर्ड एंड फोर, अगर 3 एंड 4 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, मैंने 3 एंड 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा एच ए एच बी अपॉन एच ओ स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे d माइनस एक्स वन है तो इसे x2 लिख सकता हूं। ये बात समझ में आएगी कि नहीं? d माइनस एक्स वन को x2 लिख सकता हूं, ये बात समझ में आएगी नहीं? क्योंकि d इक्वल टू था x1 प्लस x2, याद आया? तो ये x2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई हो जाएगा माइनस x1, मल्टीप्लाइड बाई हो गया तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, और यहां हो जाएगा x1 अपॉन माइनस x2, देखो x2 से x2 कैंसिल, x1 से x1, और ये आ गया 1 के इक्वल। तो तुम्हें यहाँ पे एक चीज मिल गई, दिस इज लाइक एच ओ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच ए एच बी। यानी कभी कभी लेंस डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूले में दोनों बनने वाली रियल इमेजेस की हाइट दिया होगा, और तुमसे पूछेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये फॉर्मूला काम में आएगा आईआईटी में और पीएमटी में, लिख लेना। ये इसका रिजल्ट है लेंस डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूले का। पूरा लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ लो। हो गया सर। हाँ तभी तो कह रहे हैं पढ़ लो उसे, अब जो आधा घंटे में पढ़ा।
पढ़ लिया? Study the displacement method to तुम्हें स्क्रीन दिखाई दे रही है? directly write as u plus तुम्हें v. YouTube वाली स्क्रीन दिखाई दी? And in this situation, the magnification. तुम्हें YouTube वाली नहीं दिखाई दे रही है? कोई बात नहीं। ऊपर सर वीडियो डालते हैं क्या? हाँ ये सब वीडियो यूट्यूब पर भी डालते हैं? हाँ, कभी कभी डाल देता हूँ। आपका सर लेक्चर देखा हूँ आपका चैनल पर। मजा नहीं आ रहा था क्या? सही सर, अच्छा है। आवाज बहुत धीरे आता धीमे बोलता था पहले, तो एक दिन मुझे अच्छा लगा तो फिर मैंने जो जो बोलना स्टार्ट किया। है। यस जनवरी के बाद आएंगे क्रैश कोर्स वाले, तुम ही लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ वही का वही आ जाएगा। यस सर। कोई 11th का दिक्कत भी नहीं। डाल दिया करिए, जो पढ़ाते हैं 11th वालों को। हाँ 11th वाला भी डाल देंगे। एक्चुअली 11th क्या है ना, सेंसिटिव फिजिक्स है, उसको थोड़ा सा सही से पढ़ाना पड़ता है, मजाक में नहीं, तो इसलिए उसके वीडियो अलग से बनाने पड़ते हैं। 11th का फिजिक्स थोड़ा वीक है सर, मेरा मतलब। हाँ 11th का थोड़ा वीक है वो, उसका कारण यही है, थोड़ी लापरवाही कर देते हैं इसकी। मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूँ, 1 मिनट बस रुक जाओ।
तो अपन चेंज करने की तरह लिखेगा जीरो एक मतलब अपन चाहे ज्यादा बोल नहीं पाएगा कि ये अगर कि ऐसा होता है ना कि वहाँ पे कुछ जाएगा ऐसे ऐसा नहीं जो चला नहीं अगर कोई देखता इस तरीके से बोलते हैं कि गलती ये जरूर बोलेगा कि क्वेश्चन पे थोड़ा सा सुकून है लिख लो, एक छोटा सा क्वेश्चन आया है बस। सुनाई दे रही है आवाज? सर आवाज आ रही है ना वैसे? यस सर। In the displacement method, a convex lens is placed. A convex lens is placed in between an object and an screen. Convex lens is placed in between an object and a screen. If one of them magnification is 3, and displacement of the lens between two positions and displacement of the lens between two positions is 24 centimeter. 24 centimeter. Then find the focal length. कैसे निकालोगे बताओ? एक समय पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रखी है और एक स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है।
आया आंसर? नहीं आ रहा है तो बताओ ना फिर। और कितना आंसर है इसका? पता नहीं है, तुम्हारा जो आ रहा है बताओ। 9 सर। 9 पता नहीं आ रहा है। एक बच्चे का तो 18 आ रहा है। कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है तो बताओ कैसे करना है। देखो, मान लो कि लेंस डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूले में कुछ ही चीजें होती हैं जो पूछता है वो। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी दो पोजीशन हो गई, ये स्क्रीन हो गई, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। हमें गिवन क्या दिया है? एक कोई मैग्निफिकेशन दिया है, मान लो वो ए पोजीशन पे दिया है, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम इज इक्वल टू हो जाएगा एच ए हाइट अपॉन एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाई यू। तो v की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? तो v की -9 नहीं आएगा, इसमें कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है। तो एच ए अपॉन एच ओ, यहाँ पे v की वैल्यू कितनी? तो पहले पोजीशन में ये हो गया x1, तो ये हो जाएगा भाई साहब d माइनस x1। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेना है इस तरफ नेगेटिव साइन लेना है। तो प्लस के लिए अपन लिखेंगे d माइनस x1 और डिवाइडेड बाई माइनस x1। ये हो गया मैग्निफिकेशन। अब ये हमें 3 दे रखा है, तो क्लियर कट फिनोमेना है कि d की वैल्यू यहां से हम ला सकते हैं अगर चाहें तो d की वैल्यू हम लाने की कोशिश करेंगे। m इज इक्वल टू इतना हो गया। दूसरा एक और चीज दिया होगा इसने, एक और क्या दिया था हिंट? अरे एक और हिंट क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस बिटवीन टू पोजीशन इज 24। हाँ, तो ये स्मॉल d दिया है, तो स्मॉल d इक्वल टू 24 दिया है। तो तुम सोच के देखो कि इसको अभी थोड़ी देर पहले अपन x2 कहते थे। तो एक और हिंट उसने दी है, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 24। एक बात बताओ, x2 को हम लोग क्या बोलते हैं जनरली? x2 को हम कुछ और थोड़ी ना बोलते हैं, हम बोलते हैं d माइनस x1, बोलते हैं कि नहीं? सर बोलते हैं। तो ये d माइनस x1 है, तो d माइनस x1 है, तो x2 की वैल्यू अपन लिख सकते हैं कि x2 कुछ और नहीं है, वो आ जाएगी 24 प्लस x1। यहाँ पे लिख देंगे इसे 24 प्लस x1 लिख देंगे। तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d माइनस x1 को 24 प्लस x1 डिवाइडेड बाई माइनस x1 इज इक्वल टू 3। पहले x1 के लिए इसको सॉल्व कर लो, इतने को, एक ही वेरिएबल बचा हुआ है,
ये हो जाएगा 24 प्लस x1 इज इक्वल टू -3x1। ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -4x1 इज इक्वल टू 24। x1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 24/4। बोलो कितनी? 6 सेंटीमीटर। आ गया? अब अगर x1 6 सेंटीमीटर आ गया तो इस x1 को यहां रख के देखो, तो d माइनस x1 मतलब -6 डिवाइडेड बाई -6 इक्वल टू कितना? 3। ठीक है, d प्लस 6 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा भाई साहब अपने पास 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3। 18। तो d की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 18 प्लस 6 24। ये आ जाएगा? यस सर। तो 24 आ गया। अगर ये d की वैल्यू 24 आ गई अपने पास, या कहीं गलती है क्या? हाँ ठीक है। अब अपन ने देखा कि इस जगह पे d की वैल्यू आ गई। अब बताओ फोकल लेंथ का फॉर्मूला आसान है। फोकल लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा d स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 d। यही आ जाएगा। सर कैपिटल डी इक्वल टू 12 होगा ना? हाँ जी, 12 होगा ना? क्या कह रहे हो? कैपिटल डी 12 होगा ना? कैपिटल 12 आ रहा है। हाँ ठीक। तो कैपिटल डी यहाँ पे 18, ये आ गया 12। ठीक है। अब जैसे अपन यहाँ पे फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 12 स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा डी स्मॉल डी की वैल्यू 24 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 4 इंटू 12। अब देखो यहाँ पे ये जो चीज है ना वो नेगेटिव आ गई। अगर वो नेगेटिव आ गई तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है किसको? कन्वेक्स को। अगर ये कन्वेक्स को सेटिस्फाई नहीं कर रही तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा? जैसा उसने कहा among them one of the magnification is the 3, तो अपन को करना पड़ेगा यहाँ पे कि सेकंड मेथड ऑल्टर करके, जैसे d माइनस x1 रखा है अब अपन को रखना पड़ेगा d माइनस x2। तो अपन को सेकंड मेथड पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि दिस इज ऑल्टरनेट d माइनस x2 डिवाइडेड बाई माइनस x2 इज इक्वल टू अपन को मिल जाएगा 3। हो जाएगा इतना? यस सर। अब इस मेथड को फिर ट्राई करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 24। यहां देखो ये जो वैल्यू है वो x1 की वैल्यू है बस, ये x1 की वैल्यू है बस। ठीक है, तो अगर वो x1 की वैल्यू तो x1 की वैल्यू यहां से निकाल दो। x1 इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस 24। तो यहां से एक जगह से d की वैल्यू निकाल देंगे। d की वैल्यू फिर वैसे ही जैसे अपन ने पहले वाला किया था उसको सॉल्व करोगे, देन वी विल कम टू नो द आंसर विल बी दी 9 सेंटीमीटर। तो आंसर इसका आ जाएगा 9। तो 2 बार अपन को हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा क्योंकि एक बार अपने पास रूट की वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आ रही है तो वो तो कन्वेक्स लेंस के लिए कभी वैलिड नहीं होगी। नहीं वैलिड होगी तो हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। और एमंग देम का मतलब है कि 2 बार अपन को, अगर पहले इस मेथड को उठा लेते तो हो सकता था कि अपने पास आंसर पहले बार में ही सही आ जाता। तो इसको अपन ऐसे ही लिखेंगे x1 अपॉन माइनस x2 इज इक्वल टू 3। अब कोई दिक्कत नहीं है, x1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो ये वाली, तो ये आ जाएगी x2 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 3x2। अब इसको इधर लेके चले जाओगे तो चले जाओगे इधर लेके तो ये हो जाएगा -4x2 इज इक्वल टू -24। ऑटोमेटिकली x2 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 6 प्लस का। अब आंसर इससे 9 आ गया। कर लोगे नहीं? यस सर। तो 2 बार करना पड़ेगा। कभी भी कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव नहीं आती है। अगर आ भी जाए तो फिर उसको पॉजिटिव ही करके जाना है। वहां कहीं ना कहीं अपन ने या तो रूट गलत ले लिया होगा या अपनी मेथड गलत होगी, तभी नेगेटिव आएगा, नहीं तो नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है ना? यस सर। चले आगे। जी सर। लिखेंगे
प्रिज्म। अब तुम बताओ, मैग्निफिकेशन, स्पीड वगैरह ये सब तो निकाल लेते हो, लेंस की कोई दिक्कत नहीं है, लेंस का कॉम्बिनेशन वगैरह ये सब जान लिया ना। हाँ, एक कॉम्बिनेशन और रह गया है, प्रिज्म मत डालो, एक कॉम्बिनेशन रह गया है मिरर एंड लेंस दोनों का, तो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये ओनली क्या है ना, कभी कभी सिर्फ आईटीज में ही मिल पाता है, इसको अपन सिल्वर्ड पीस भी कहते हैं। तो ये एक टॉपिक है जिसको अपन कहेंगे सिल्वर्ड लेंस। सिल्वर्ड लेंस क्या है ना, एक ऐसा सिस्टम होता है दैट एक्ट लाइक अ मिरर, एक्ट लाइक अ मिरर। ठीक है दोनों, कोई बात नहीं। तो एक्ट लाइक अ मिरर, ये क्यों लेंस मिरर की तरह एक्ट करता है? क्योंकि देखो, अगर इस कन्वेक्स लेंस में तुमने ऐसे करके सिल्वरिंग कर दी और इस जगह पे इस तरीके से अपन ने सिल्वरिंग कर दी, या इसी जगह पे इस तरीके से सिल्वरिंग कर दी, या इस जगह पे इस तरीके से सिल्वरिंग कर दी प्लेन में, या इसी में इस तरफ सिल्वरिंग कर दी ऐसे, तो सिल्वर्ड लेंस के पीसेस बहुत सारे हो सकते हैं। रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट भी होता है क्या सर? मतलब कैसे रोटेशन? थोड़ा सा आइडिया दो फिर मुझे। प्रभात बोल, मतलब कौन सा तुमने देखा रोटेशन? थोड़ा बता दो मुझे कि यहाँ देखा मैंने रोटेशन। नहीं सर, वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखे थे, था नहीं लगे कोऑर्डिनेट निकालने बेटा, उसमें लेंस भी लगाए मिरर भी लगाए, उसमें सिर्फ कोऑर्डिनेट निकालने। यस सर। आईटी में देखा है ना तूने क्वेश्चन? यस सर। वो इंक्लाइंड एक्सिस के साथ दिया है, एक में हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, दूसरे में इंक्लाइंड एट थीटा डिग्री है। यस उसमें सर। ठीक है, तो वो नॉर्मल क्वेश्चन है, उसके लिए कोई नया कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं है। चले आगे। यस सर। सिल्वर्ड लेंस को हम क्यों लाइक मिरर यूज करते हैं, या इस सिस्टम को पूरा मिरर की तरह क्यों बनाना चाहते हैं, क्यों कहते हैं ऐसा? बिकॉज रिफ्लेक्शन बोलता है कि कभी भी कोई रे किसी मीडियम में जाएगी तो बाउंस इन द सेम मीडियम हो जाती है। तो तुम अगर इस वाले सिस्टम से पूछो कि कोई रे तुम्हारे ऊपर आ रही है, तो वो कहेगा हाँ आएगी, लेकिन ये चीज रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस अपने ही मीडियम में चली जाएगी। तो तुम कहीं से भी कोई भी एक रे लेके आओगे, तो रे लाने के बाद चाहे वो डाइवर्ज हो या कुछ भी हो, वो हमेशा अपने ही मीडियम में वापस आ जाएगी। इधर से कोई रे जा रही होगी, मुझे पता है ये डाइवर्जिंग डाइवर्ज करेगा, लेकिन फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा और फिर ये अपने ही मीडियम में आ जाएगी। सो इन एवरी एंड ईच केस द रे बाउंसिंग इन द सेम मीडियम। सो दिस टोटल सिस्टम जिसमें सिल्वर्ड लेंस होता है, वो टोटल सिस्टम किसकी तरह एक्ट करता है? मिरर की तरह। इसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेंगे कि सिल्वर्ड लेंस एकदम खटारा चीज होती है, ये मिरर की तरह एक्ट करती है। लिख लो पहले। इसको लिख लो, सिल्वर्ड लेंस एक्ट लाइक अ मिरर। लिख लिया? अब देखो ध्यान से, मान के चलो somehow in एग्जाम वी आर आस्क्ड विद अ क्वेश्चन, कि कोई क्वेश्चन अपन से पूछा, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे कि दिस इज द वेरी थिन पीस ऑफ लेंस and this is silvered at one of the face. Object is placed at an angle of at a distance of 60 centimeter. This mu of the lens is 3/2 and this ROC yani radius is 20 centimeter. Find the position of image. Find the position of image. इस क्वेश्चन को तुम लिख लो। तो मैं इसका आंसर ऐसे दूंगा कि मेरा मन कहता है
मेरा मन कहता है क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम सिल्वर्ड लेंस एंड दिस इज नथिंग, इट इज इक्वल टू मिरर। तो मेरे मन ने एक कहानी बोली कि मैं लेंस को लेंस क्यों देखूं, मिरर बनाऊं। तो एक समय के बाद मैं एक मिरर बनाऊंगा, मुझे पता नहीं है यहाँ पे मिरर कौन सा आएगा, लेकिन उस मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा ना 60 सेंटीमीटर, तो बताओ मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मिरर के लेंस। बताओ, मिरर ही लगाना पड़ेगा। तो मिरर फॉर्मूला सब जानते हैं, 1/v - 1/u = 1/f। यस सर। इसका मतलब मुझे सिल्वर्ड लेंस से डरना नहीं है, क्योंकि मुझे मिरर में कन्वर्ट करना है। अब बात आती है कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो एक बात बताओ, एक सिल्वर्ड लेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट जब इसके फ्रंट पे रखा होगा तो पहले ऑब्जेक्ट से रे जाएगी और रिफ्रैक्शन करेगी। ऐसा लगेगा मानो कि एक लेंस से सिर्फ रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन होने के बाद क्लियर कट यहाँ पे एक इमेज बन जाएगी v1। कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला वाला काम होगा। लेकिन हुआ क्या कि जब प्लस लेके चलेंगे हम, तो ये जो रे आ रही होगी ना, ये रे, वो सीधा ये रे v1 नहीं बनाएगी, उससे पहले ही से एक मिरर मिल जाएगा। और जब इसे एक मिरर मिल जाएगा तो इसे रे ऐसे आती हुई दिखाई देगी। मतलब यहां पर कोई इमेज होती v1, वो इस मिरर के लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। अब ये यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, और जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो प्लस आते समय, जर्नी में आते समय फिर उसे क्या मिलेगा, ये लेंस मिलेगा। और जैसे ये लेंस मिलेगा तो जाना तो ऐसे चाहती थी कहां पर, v2 पर, लेकिन ये v2 पे गई नहीं, ये फर्दर इसने क्या कर दी, कन्वर्ज कर दी, यानी फाइनल v बन गया। तो अपन ने देखा कि तीन चीजें हो रही हैं। एक सिल्वर्ड जो लेंस होता है वो कुछ नहीं कर रहा है, पहले रिफ्रैक्शन एट लेंस देता है, प्लस फिर रिफ्लेक्शन एट मिरर देता है, और फिर रिफ्रैक्शन एट लेंस देता है। तो क्लियर कट में ऐसा कह सकता हूं कि सिल्वर्ड लेंस जो है, दिस इज मेड अप ऑफ 2 लेंस प्लस 1 मिरर। क्या बोलते हो? यस सर। तो लिखो लिखो पहले तो। कौन सी ले लो था? ये था ये एक दिन राइटर के लाने वो सबके सामने बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हो, बच्चे के साथ गलत बात नहीं, तेरा वाली बात नहीं। वहाँ तो भाई पहले ही पता कर चुके। बताओ सर, गलत बात नहीं है। डन हो गया। अब देखो डन हो गया तो अब देखो ऐसा है भाई साहब कि मान लो कि इसके अंदर औकात है कुछ पावर लगाने की, इसको अपन ने बोल दिया पीएल, इसके पास औकात है पीएम। पीएम बोले तो इस पे तो बहुत खैर औकात है, मोदी है तो, लेकिन फिर भी इसका नाम पीएम और इसका नाम हो गया पीएल। पावर कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं,
कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, पावर स्केलर है, तो तुम ऐसा कहोगे कि इस पूरे सिस्टम का जो पावर है ना, इस पूरे सिस्टम का, इसको मैंने बोल दिया पावर ऑफ सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू 2PL प्लस PM, 2PL प्लस PM, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी। अगर ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे मैसेज में कोई भी चीज करनी है आ गई ये बात समझ में? तो पावर ऑफ लेंस डबल कर दो और मिरर का पावर जो है वो PM ऐड कर दो। कोई स्केलर क्वांटिटी की बात है, वेक्टर तो है नहीं। क्लियर है? अब साइन तो लगाएंगे क्योंकि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग को शो करने के लिए काम तो आएगा वो। अब देखो ये सिस्टम पूरा कैसे एक्ट करता है, मिरर की तरह एक्ट करता है कि नहीं, ये बताओ। तो बताओ, ध्यान करके बताओ, पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था जनरली? पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था जनरली, जल्दी बोलो। हाँ, -1/f। अब सिस्टम पूरा किसकी तरह एक्ट कर रहा है? मिरर की तरह। तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं -1/f सिस्टम। पता नहीं आदमी क्यों भड़क जा रहे हैं, लेकिन नॉर्मल चीज है। और यहां पे ऐसा लिख दूंगा 2/FL और प्लस यहां पे लिख दूंगा -1/FM। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और इस फॉर्मूले को टू बी रिमेंबर्ड बनाने के लिए मैं ऐसे लिख दूंगा कि कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो टू बी रिमेंबर्ड 1/f सिस्टम निकाल दो, इट इज इक्विवेलेंट टू 1/FM माइनस 2/FL। इतना आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ये खत्म हो गया, ये मिरर की तरह एक्ट करेगी। सिस्टम निकालो, मिरर बनाओ। सिस्टम नेगेटिव आ रहा है, मिरर कनकेव होगा। सिस्टम इनफिनाइट आ रहा है, मिरर प्लेन होगा। सिस्टम पॉजिटिव आ रहा है तो कन्वेक्स होगा। हाँ, नो क्यों बोल रहा है? क्या हो गया प्रभात? तू तो कह रहा था ऑडियो कंट्रोल दे दो, फिर भी तू इसमें लिखने लगता है। नेटवर्क पर थोड़ा आगे। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई। टू बी रिमेंबर्ड क्या रिमेंबर करना है? ये सर। तो 1/f सिस्टम निकालने के लिए 1/FM माइनस 2/FL करेंगे, तो इस सिल्वर्ड लेंस का काम हो जाएगा। चला जाए आगे? थोड़ा लिख लें। हाँ, तो टू बी रिमेंबर्ड को लिख लो और थोड़ा सा दिमाग लगा लो कैसे किया। पावर से कर देते हैं। हो गया सर। हो गया तो बता रहे हैं ना, क्वेश्चन पे आ रहे हैं। मान के चलो ये क्वेश्चन उसने दिया था भाई, यार इसको बंद कर देना भाई, इसको पता नहीं कौन कीड़ा है। अब देखो ये क्वेश्चन है कि भाई कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन मुझे पूछ लिया, अब मैंने ये बता दिया कि भाई फॉर्मूला मुझे याद है। अब देखो जस्ट यार इसका नेटवर्क ना कमजोर हो गया। नेटवर्क पे डिपेंडेंट स्टडी चल रही। कभी कभी तो मुझे ऐसी गुस्सा आती, फेंक दो सारा सबको, ये तामझाम जो है ना सब फेंक दो इसको। एक दिन पूरा बर्बाद हो गया था हमको। हाँ, एक दिन पूरा नेट से ही सर कारण पूरा बर्बाद हो गया था क्लास। नेट डिपेंडेंसी, अजीब डिपेंडेंसी। और उस दिन सर पजल बनाना सीख लिए थे। हाँ, पजल बनाना सीख गया था। फॉर्मूले याद हो गए थे पजल वाले?
ये सर। तब सही है। कभी कभी नेट अपंग बना देता है आदमी। अब देखो, अब देखो, मान के चलो कि मुझे ये पता है कि इसे 60 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को आगे रखा है, मुझे ही पता है इसके इक्वल एक मिरर आएगा, लेकिन मुझे मिरर लाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले फॉर्मूला याद करूंगा, 1/f सिस्टम इज इक्वल टू 1/fm -2/fl। अगर मैंने यहाँ गलती कर दी तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे दो ब्रैकेट बना लिए, तो एक ब्रैकेट बना लिया मैंने मिरर को एफएम निकालने के लिए कि एफएम क्या आएगा, और एक मैंने स्टाइल में वो बना लिया कॉलम एफएल निकालने के लिए। ये मेथड है सॉल्व करनी, कहीं गलत नहीं होनी। एफएम का मतलब ये है कि वो हमेशा -r/2 और r/2 के इक्वल ही आता है। तो अगर वो r/2 के इक्वल आएगा तो देखो इसका r, देखो इसका r कितना है जो सिल्वर्ड है, बोल के बताओ ना, r लिख के बोलो ना, r कितना है इसका जो सिल्वर्ड है। 20 सेंटीमीटर। अभी आवाज आ रही है क्या यार? ये सर अब आ रहा है।
अरे बहुत देर से चिल्ला रहे यार, 15-20 मिनट हो गए, आधा घंटे चिल्ला रहे। बताओ आर की वैल्यू इन्फिनिटी बाई 2, तो ये आ गया इन्फिनाइट, तो एफ एम की वैल्यू इन्फिनाइट आएगी। लेंस मेकर फॉर्मूला डालो, 1/FL इज इक्वल टू 3/2 - 1, और ये हो जाएगा पहली वाली रेडियस। तो पहली वाली रेडियस कितनी आएगी इसकी? पहली वाली रेडियस आएगी 20, वो भी पॉजिटिव, 1/20 माइनस दूसरी वाली इन्फिनाइट। कोई चक्कर नहीं, आंसर कितना आ गया? 1/40। अब बताओ एफ एल और एफ एम दोनों अपने पास हैं कि नहीं? है सर। अरे तो इसमें रख दो ना भाई, 1/F सिस्टम में रख दो ना भाई, 1/F सिस्टम, 1/FM, 1/infinity -2, 1/FL की जगह लिख दो क्या? 1/40। बताओ 1/F सिस्टम कितना आ रहा है? 20। 1/F सिस्टम आ रहा है -2/20, यानी -1/20, यही आ रहा है ना? अच्छा एक बात, एफ सिस्टम तुम्हारे पास -20 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब फिजिक्स में तुम क्या समझते हो? कनकेव मिरर या कन्वेक्स? कनकेव। कनकेव ना, इसका मतलब ये जो लिखा था तुमने रिक्त स्थान की पूर्ति करो, तो इसकी पूर्ति कर दो ना भाई। इस मिरर को यहां से हटाओ, और इस मिरर को हटाने के बाद इस पे चिपकाओ। कौन सा वाला मिरर चिपकाओगे बोलो? कनकेव। तो कनकेव मिरर चिपका दिया ये, और इस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर, और इसके सामने रख दो ऑब्जेक्ट, कितने सेंटीमीटर पे? 60 सेंटीमीटर पे। तो चाहे तो इस क्वेश्चन में सॉल्व कर लो इसे, चाहे इसमें कर लो, आंसर दोनों बराबर आएंगे, तभी तो मैथमेटिक्स ने बराबर का साइन लगाया भाई। हाँ यस सर। समझ में आ रही है बात? तो यस सिल्वर्ड सर। लेंस को ऐसे ही नरक कर दो। क्या करके नरक कर देते हैं बोलो? अरे भाई प्रभा भाई, खजाना दिख रहा है तिजोरी को ऐसा मत छोड़ो। ये जो गुफाएं बनी है ना, शौकीन लोग घूम रहे हैं आसपास। आ गया कि नहीं? यस सर आ गया। ठीक है, तो सिल्वर्ड लेंस का क्या नरक करेंगे बोलोगे? उसका मिरर मतलब लेंस बना नहीं, ये सर कनकेव लेंस बना देंगे। कनकेव नहीं, कन्वेक्स ही बन सकता, उसका मिरर बना देंगे। अभी फोकल लेंथ आ जाती +40, तो कन्वेक्स बन जाता, तो उसका यस क्या बना के रख देंगे? मिरर बना के रखेंगे। कौन से फॉर्मूले से? इस वाले से। तो अगर इस फॉर्मूले से अगर हम फोकल लेंथ निकाल रहे हैं सिस्टम की, तो एफ एम की जरूरत पड़ती है जो कि रेडियस पे डिपेंड है, और एफ एल की जरूरत पड़ती है जो कि लेंस मेकर से आएगी। मौज में रहो ना, फिर क्या दिक्कत है? चलें फिर? यस सर चले। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। आराम से पढ़ाई करो, कुछ क्वेश्चंस लगा लेना, मुझे कल बता देना। बाय बाय। अब चाहे जहां से तुम्हारे पास जो भी बुकलेट हो, जैसे तनु के पास आकाश की है, पूरी लगा सकती है बेटा, रे ऑप्टिक्स डजेंट मैटर, पूरी लगा लेना। प्रिज्म के जो क्वेश्चन है ना, उनको छोड़ के सब लगा सकती है। कल के बाद प्रिज्म भी लगा लेगी तो खत्म हो जाएगा, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे। अरे थोड़ा सा लंबा है, गलती अपनी भी नहीं है इसमें रे। बाय 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 बाय।